नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज मैं आपके सामने अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे ईटीटी कैडर की जो पोस्टें आई हुई हैं उनके अंदर जो साइंस पूछी जा सकती है, उस साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसी के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे ही, इथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो है जी यकृत। यकृत जिसको हम बोल देते हैं लीवर। ठीक है, अब देखो आंसर तो यहीं भी आ गया, लेकिन अब इसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमने करनी है। तो इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल क्या है? इथेनॉल है शराब। ठीक है, इथेनॉल है शराब, और शराब पीने से क्या है, हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है लीवर। और लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ग्लैंड है मतलब ग्रंथि है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका अगर आपसे वजन पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसे भी बने तो ये है 1.5 kg। और लीवर क्या है, हमारे शरीर में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। और उनके अंदर देखा जाए कौन कौन से कार्य करता है, तो वो है जी, हम जब व्यक्ति ग्लूकोज लेता है, देखो जब आदमी भोजन करता है तो या कुछ ग्लूकोज लेता है तो क्या है, इसे ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइको रूप में संचित होता है, और बाद में क्या है, ग्लाइकोजन की मात्रा को कंट्रोल करने का जो काम है ना, वो इसी का ही है। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। और साथ की साथ क्या बोल सकते हैं, ये हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण भी करता है। ठीक है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण भी यही करता है। और हमारा जो ब्लड है, हमारा जो शरीर में ब्लड है, ब्लड के जो टेम्परेचर होता है, ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल जो किया जाता है ना, वो भी इसके द्वारा ही किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या था, इथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो है यकृत, जिसको इथेनॉल को बोलते हैं शराब। शराब से लीवर खराब हुआ, और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, वजन इसका इतना है। और ये 3 काम मेन करता है हमारे शरीर में, क्या है, ग्लाइकोजन को कंट्रोल करता है, दूसरा यूरिया का निर्माण करता है, और तीसरा हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको हमारा कंट्रोल करके ये रखता है। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर देखो, एक क्वेश्चन के ऊपर 4-5 अपने इसके फैक्ट जो है वो क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सामने आ रहा है, उसमें है सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। मतलब जितने भी अम्ल है ना, अम्ल बोलते हैं एसिड को। ठीक है, अम्ल बोलते हैं एसिड को। और पूछा गया है भी एसिड्स के अंदर क्या पाया जाता है, तो याद रखना, जितने भी आपको अम्ल मिलते हों उन अम्ल के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है जी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। और अम्ल जो है ना, जो एसिड होते हैं, एसिड का अगर आपसे पूछा जाए स्वाद कैसा होता है, तो वो होता है जी खट्टा। ठीक है, स्वाद होता है उसका खट्टा। और इनका जो पीएच मान है, एसिड का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7 से कम। ठीक है, पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है इसकी 7 से कम। और इसके अंदर फिर और भी चीज़ें कई आ जाती हैं, जैसे हम बात करें अम्लों का पीएच तो वैल्यू 7 से कम होता है। और इम्पोर्टेंट जो अम्ल है ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अम्ल बताया गया है, इम्पोर्टेंट एसिड जो माना गया है वो माना गया है HCl, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसका क्या है, इसका यूज़ जो है हमारे शरीर में, HCl का यूज़ क्या है, तो ये हमारे शरीर में इसका यूज़ है खाने को पचाने के लिए। खाने को पचाने के लिए इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक अम्ल और है जिसका नाम है निट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड के याद रखना, नाइट्रिक एसिड जो यूज़ किया जाता है ना,
ये प्यूरीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है। प्यूरीफायर मतलब किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए। और मेनली आपसे कभी भी पूछा जाए सोना और चांदी, इन दोनों को प्यूरीफाइड करने के लिए कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है, तो वो है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसका यूज़ किया जाता है। और एक होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसके ऊपर भी याद रखना, एक होता है ऑक्सैलिक एसिड, और इस ऑक्सैलिक एसिड का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है जो जंग लगे धब्बे होते हैं, जंग लगे धब्बे जो होते हैं या जो दाग होते हैं, जंग के जो दाग होते हैं ना, जैसे जो हमारा आयरन होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है, फिर उसके जो निशान होते हैं उनको क्या है, जंग के धब्बे या जंग के जो दाग है ना, उनको हटाने के लिए जिस एसिड का यूज़ किया जाता है वो है ऑक्सैलिक एसिड। तो देखो 4-5 अपने फैक्ट यहाँ पे क्लियर हुए। क्या है भी सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो वो है जी हमारा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में एसिड का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, और पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है इनकी 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होती है। और इम्पोर्टेंट एसिड जो है वो HCl है, खाने पचाने के लिए काम आता है, खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है इसको हम प्यूरीफायर के रूप में यूज़ करते हैं, और सोना और चांदी को प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो जंग और धब्बे को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये आप इसका याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने जो है इसमें पूछा गया है हमसे भी आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो है वो किस वस्त्र में होती है, तो ये आप नॉर्मली बता सकते हैं, और वो है हमारा सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र में आग लगने की संभावना जो है वो सबसे कम होती है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, तो देखो आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये वस्तुओं को जलने से बचाती है। आपसे कभी भी पूछा जाए ऐसी कौन सी गैस है जो वस्तुओं को जलने से बचाती है, तो वो है हमारी नाइट्रोजन गैस। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना हो, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है ना वो ना हो, तो क्या है, जो आग है, आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। इस बात को याद रखना, आग को कंट्रोल करने के लिए ही हमारी नाइट्रोजन गैस जो है वो ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में नहीं है, तो अगर आपने एक तीली जलाई तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो सड़ के नाश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अच्छा, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने जो हम अब करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन करता है। हमारे शरीर को टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। याद रखना इसको, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस क्या है, तो ये हमारा एक ब्रेन का भाग है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का एक भाग है। अब ब्रेन के कितने भाग होते हैं, तो याद रखना ब्रेन के मेन 5 भाग बताए जाते हैं। एक होता है सेरिब्रम। ठीक है, एक होता है सेरिब्रम, ये ब्रेन का सबसे विकसित भाग है। आपसे कभी भी पूछा जाए ब्रेन का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो वो है हमारा सेरिब्रम। क्या करता है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के अंदर आता है बुद्धि, स्मृति, बुद्धि, स्मृति, और जो हमारी इच्छा शक्ति है। ठीक है, इच्छा शक्ति, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, हमारा मनुष्य का विवेक, स्मृति, याददाश्त, आपको क्या चीज़ भूल गए, क्या याद है, आपके ज्ञान कितना है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है सेरिब्रम। ये ब्रेन का सबसे विकसित भाग है। दूसरा भाग जो है इसका वो है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम ये क्या करता है, तो ये शरीर का संतुलन स्थापित करता है।
ठीक है। सेरिबेलम ना हो तो हम क्या है अपना सही ढंग से खड़े ही नहीं हो पाएंगे। पहली बात तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, और खड़े हुए भी तो सही ढंग से हम खड़े नहीं होंगे, गिर जाएंगे। ठीक है। जैसे आप गिर जाते हैं ना तो हमारे दिमाग, देखो आदमी चलता चलता कई बार चक्कर आ जाता है, गिर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है हमारे दिमाग का जो हिस्सा है ना सेरिबेलम, वो काम छोड़ देता है और आदमी जो है वो डगमगा कर गिर जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तीसरा जो है ना वो है हमारा थैलेमस। ठीक है, तीसरा हिस्सा है थैलेमस, और ये क्या करता है तो ये दर्द, गर्म और ठंडा, इसका महसूस जो होता है वो करवाया जाता है किसके द्वारा? थैलेमस के द्वारा। याद रखना इस बात को भी। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये वही हाइपोथैलेमस जिसका हमने अभी बात किया था। अभी ये शरीर का ताप कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये क्या काम करता है तो ये हमारे शरीर में भूख प्यास प्यार, घृणा, जो हम ईगो वगैरह कुछ जो होता है आप किसी से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, और साथ के साथ आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी ये कंट्रोल करता है। पांचवा भाग है मेडुला ओब्लागाटा। और ये जो मेडुला ओब्लागाटा है ना, इसी को ही बोला जाता है मनुष्य का सबसे छोटा दिमाग, और ये होता है हमारे सिर की बैक साइड में। तभी तो बोलते हैं ना उसको पीछे नहीं मारना चाहिए, छोटा दिमाग होता है, नाना पाटेकर भी बोलता है ना। तो छोटा दिमाग जो है ना उसको बोलते हैं हम मेडुला ओब्लागाटा। ठीक है, छोटा दिमाग है। अब ये क्या करता है तो ये हमारे शरीर में बीपी, हार्ट बीट, ठीक है, और जो हमारी सांस क्रिया मतलब जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब ये ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करता है जो आदमी अपने आप नहीं कंट्रोल कर सकता, ये दिमाग उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, बीपी हुआ, हार्ट बीट हुआ, सांस क्रिया हुई। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, इस पांचवें क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पूछा क्या गया है तो रक्तदाब मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। पूछा गया है रक्तदाब मापने के लिए, जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसको मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वो उस इक्विपमेंट का नाम है स्फेग्नोमीटर। ठीक है, याद रखना इसको, स्फिग्नोमीटर। और अब देखो ये बात तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार क्या है क्वेश्चन कुछ और ही यंत्र पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ तो जो बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर किस काम आता है तो याद रखना बैरोमीटर वायु को मापने में काम आता है। ठीक है, और कार्डियोग्राम, इसको याद रखना, कार्डियोग्राम ये किसको मापने में काम आता है तो कार्डियोग्राम यूज़ किया जाता है जी हार्ट बीट को मापने में, कार्डियोग्राम। ठीक है, कार्डियोग्राम। और फैदोमीटर ये किस लिए यूज़ किया जाता है तो ये किया जाता है जी समंदर की जो गहराई है उसको मापने के लिए। ठीक है, समंदर की गहराई को मापने में इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हमारा और है एक मैनोमीटर, इस मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है गैस का प्रेशर मापने में। ठीक है, गैस का प्रेशर मापने में। और उसके बाद है सिस्मोग्राफ का यूज़ किस लिए किया जाता है तो वो किया जाता है भूकंप मापने के लिए। ठीक है, भूकंप की तीव्रता वगैरह। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं। देखो क्वेश्चन एक था रक्तदाब मापने के लिए यूज़ किया गया था, किसका किया जाता है स्फेग्नोमीटर का। आंसर जो हमारा इसका है वो है ये, लेकिन आगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है बने तो आप बता सकते हो। ये हमारा ब्रेन के 5 भाग हमने इसके पिछले क्वेश्चन में बात की थी, वो सारा जो भी मैं बात बता रहा हूँ आपको, आप
विश्वास करना, हर एक चीज़ जो है ना आपको इतने अच्छे तरीके से बता दी जाएगी, क्वेश्चंस इतने बढ़िया करवाए जाएंगे इसके अंदर कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो और ईटीटी कैडर वाला जी है ना, यहाँ से साइंस जो है ना बेसिक साइंस है, ये बेसिक साइंस में से पूछे जाते हैं। आपका हम बचपन से ऐसे ही पढ़ते आए हैं, एक क्वेश्चन होता है उसके अंदर से ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते आए हैं, तो हमें वो चीज़ें ऐसे आपको वैसे ही तैयार करवाई जाएंगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में पूछा गया है भी जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है तो किसका वैसे तो ये प्रकाश वर्ष क्या है, एक क्या है, यूनिट है। यूनिट है मतलब एक क्या है, इकाई है। अब किसकी इकाई है तो ये है जी दूरी की। ठीक है, दूरी की। अब दूरी मापने के लिए कौन सी दूरी मापने की, तो ये है खगोलीय दूरी मापने की। खगोलीय दूरी मतलब ब्रह्मांड के अंदर जो आकाश के अंदर जो हमारा अंतरिक्ष है उसके अंदर जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनकी एक दूसरे के बीच में दूरी जो मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष से ही मापी जाती है। ठीक है, अच्छा, दूरी मापने के लिए जो प्रकाश वर्ष यूज़ किया जाता है, प्रकाश वर्ष होता है एक साल में तय की गई दूरी। ठीक है, और वैसे देखा जाए ना तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका क्या है, आप बोल सकते हैं प्रकाश की जो चाल होती है वो बताई जाती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो। दूसरा अगर देखा जाए तो जो प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो इसको याद रखना 9.46 इंटू 10 की शक्ति 12 किलोमीटर, या इसको 10 की शक्ति 15 मीटर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रकाश वर्ष है। और इसी के साथ एक जुड़ी हुई और चीज़ है जिसको आप बोलते हैं पारसेक। अब ये भी एक इकाई है किसकी, दूरी मापने की। कौन सी दूरी मापने की, तो ये भी एक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। लेकिन खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो है पारसेक। और पारसेक किसके बराबर होता है, तो ये याद रखना 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष, ये इस प्रकार से इसका बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको क्या है जी याद रही होनी। बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको बताने की कोशिश करी है और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके हैं वो हम क्लियर करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आगे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सके। मेरा जो प्रयास रहेगा वो मैक्सिमम चीज़ें आपको डिलीवर करवाना रहेगा। हर एक चीज़ आपका जो है ना डाउट कैसे भी हुआ आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, आपको वैसे लेक्चर में भी उसका कर दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जी। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लेक्चर पसंद आए तो इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करना है, लाइक भी ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद जी।